बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के मंजरनामे पे देखें तो सुबह के आगाज़ से लेकर अब तक जितनी बड़ी हलचल मच चुकी है, उसके बाद मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। बहुत से इबहाम पैदा हुए हैं, शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, बहुत से सवालात ने जन्म लिया। अगर सुबह की कार्रवाई की बात की जाए तो कल को इलेक्शन कमीशन को एक हिदायतनामा जारी हुआ था। हुक्मनामा बहुक्म पेशावर हाई कोर्ट के अपनी वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसको बहाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया, उसके बाद फैसला किया कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेकर पहुंच गया और इब्तदाई तौर पर दरखास्त को कबूल कर लिया गया, डायरी नंबर लगा, लेकिन फिर एतराज़ उस पर आयद हो गया कि कुछ फाइल्स हैं जो पढ़ी नहीं जा रही। डंप करने के बाद दीगर फाइल्स जमा करवाएं, फिर वो जमा करवाई गई, मंजूर हुई और कल के दिन 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में उसकी समाअत कर रहा है। और इसमें एक और बात यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक अटॉर्नी जनरल को इस केस के अंदर हायर कर लिया है, बतौर वकील हायर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का यह सवाब है कि वो फैसला कर सके कि किसका इलेक्शन जो है वो आईनी तौर पे हुआ है और किसका गैर आईनी तौर पे, और उसी के बारे में फैसला करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरी जो बड़ी खबर आई कल की खबर के बाद कि जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा भिजवाया, जो आज सदर ममलिकत ने मंजूर कर लिया, उनके खिलाफ जो तहकीकात थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको सुन रही थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नए कवानीन के तहत 3 जजेस होते हैं जो सीनियर मोस्ट हुआ करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा थे। जस्टिस एजाजुल एहसन पैनामा केस के अंदर भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर जज थे। जस्टिस तारिक मसूद हैं दूसरे नंबर पे, जिन्होंने अगले माह रिटायर हो जाना है। और आज से तकरीबन 10 माह बाद जस्टिस एजाजुल एहसन अगर आज इस्तीफा न देते तो वो चीफ जस्टिस होते। तो उनके इस्तीफे के बाद अब जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की रिटायरमेंट के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जो अक्टूबर में जाके चीफ जस्टिस बन जाएंगे। एजाजुल एहसन साहब आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा नहीं बने, आज वहां पर भी नहीं आए। उन्होंने एतराज भी उठाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस तहकीकात के ऊपर एतराज के बारे में बात की आज, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तहकीकात जारी रहेंगी, इसकी समातें जारी रहेंगी। आज एक और मौका दिया गया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस्तीफे के बावजूद भी कि आप आए और आके आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपके वकला अगर पेश होना चाहते हैं तो वो पेश होके अपने दलाइल मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर भी नहीं गए, जस्टिस एजाज भी आज गैर हाजिर रहे और बाद अज़ा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब कुछ बातें जन्म ले रही हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में रिफ्ट के बारे में जो बातें होती थी, क्या वो हकायक के ऊपर मबनी थी, और वो हकायक इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि ये इस्तीफ़ा मंजर आम पे है। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। आप हजरात का मैं बेहद मशकूर हूं। हाफिज एहसान साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आता हूं। कहा यह जाता है, आर्टिकल्स बताए जाते हैं जिनकी रोशनी में अगर कोई सिटिंग जज इस्तीफा दे दे तो इस्तीफा देने के बाद उसके खिलाफ जो तहकीकात होती हैं वो जारी नहीं रहती, वो मुनक़ता हो जाती हैं। उसको जो मुराद मिलना होती हैं वो भी मिलती हैं। तो इस सब के बावजूद कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा दे चुके थे तो आज भी उन्हें बुलाया गया। क्या ये आईन और कानून की रोशनी में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि एक दिन एक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिजाइन करते हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग चल रही है, और नियर फ्यूचर के अंदर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के सामने जो है उसने सरेंडर नहीं किया, और या उन्होंने उसको फाइट किया है या वो केस इंटरनली जो जुडिशल काउंसिल से पहले एक प्रोसेस था उसके अंदर गए हैं। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स भी चले और उस प्रोसीडिंग्स के अंदर आप ये भी कहें कि इसे जो है ओपन कोर्ट के अंदर आना चाहिए और फिर आप उसके अंदर एक रिजाइन करें। और वो जो रिजाइन करने के साथ साथ जो और एक अनप्रेसिडेंटेड आया
कि एक ऐसा जज जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है अक्टूबर 2024 के अंदर, और 11 माह इस मुल्क का चीफ जस्टिस रहेगा, और वो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर भी हो, और वो आज जो प्रोसीडिंग चली है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब रिजाइन एक्सेप्ट किया है और उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इसको चलाएंगे और इसको किसी नतीजे पे पहुंचाएंगे, और वो बीइंग ए मेंबर जो थे उन्होंने कल एक अपना नोट जो था वो मीडिया के अंदर आया और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर हो रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक ये हेस्ट है और जिस तरह प्रोसेस किया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस नकवी के खिलाफ जो इल्जामात हैं वो ठीक नहीं है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और कम से कम पिछले 1.5-2 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है और उसका जो क्लाइमेक्स था वो स्टार्ट होता है काजी फाइज ईसा साहब का जब रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चलता है, और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करती जा रही थी, और पिछले 1.5 साल के अंदर जिस तरह एक लाइक माइंडेड बेंच का एक कॉन्सेप्ट आ गया और बावजूद इस चीज़ के कि सारे कहते थे कि लार्जर बेंच में जाना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बात मानते नहीं थे और 3, 4, 5 जजेस का जो मेंबर्स बनते थे वो सारी की सारी जो थी उसने एक पॉलिटिकल जो था उसके अंदर एक क्रिटिसिज्म को भी इंक्रीज किया। उसके बाद वो इंक्रीज जो था वो ना सिर्फ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के अंदर गया, सोशल मीडिया से होता हुआ पार्लियामेंट के अंदर भी गया, और पार्लियामेंट के अंदर तक जो रेजोल्यूशन थी वो पास हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपना हाउस था उसको इन ऑर्डर नहीं कर रहा था, और इनके हाउस करने का जो बुनियादी फोरम है वो इनका फुल कोर्ट मीटिंग होती है, और वो फुल कोर्ट मीटिंग जो लास्ट थी वो जस्टिस खोसा के दौर के अंदर आई, और उसके बावजूद ये था कि बार एसोसिएशन भी कहती थी और भी जो जस्टिस सेक्टर्स पे नजर रखते थे सब कहते थे कि फुल कोर्ट मीटिंग करें, आप अपने डिफरेंसेस को जो है वो इंटरनली रिजॉल्व करें, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फैसलों की हद तक जो है वो आपस के अंदर इख्तलाफ करें, लेकिन एक एज इंस्टीट्यूशन के तौर पे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो जाया नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि नकवी साहब भी जो थे वो इन सारे बेंचेस का हिस्सा रहे थे रिसेंट पास के अंदर, और एजाजुल एहसन साहब पनामा केस से लेके आज तक जो भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसके अंदर वो हिस्सा रहे थे, चाहे इम्प्लीमेंटेशन बेंच हो, चाहे उसके बाद आपका इलेक्शन मैटर्स हो, तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जिसका रिजल्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनली डिवीजन आया, और जिसको पार्लियामेंट ने एड्रेस भी करने की कोशिश की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है वो एक फोरम बनाया कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस और 2 जजेस बैठे और ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है इसको रोका जाए और बैठ के आपस में फैसले करें। बट पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोस्पेक्टिवली जो है उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू किया, और उसके अंदर भी ये 2 जजेस शामिल थे जिन्होंने आज रिजाइन किया है, और जब दोबारा मौजूदा चीफ जस्टिस आए उन्होंने कहा कि इसको दोबारा सुनते हैं और उन्होंने वैलिडेट किया, तो इनके डाइसेंटिंग नोट भी उस चीज के अंदर आए कि नहीं ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। तो जब की मीटिंग्स का भी था उसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस भी थी कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा एज ए प्रिजाइडिंग जज जो उस कमेटी के थे कि जी मीटिंग्स नहीं हो रही और मुझे पूछा नहीं जा रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रिप्लाई था वो भी पब्लिकली आया। तो उन सारी चीजों से अगर आप अंदाजा करें तो वो जो खिचड़ी काफी देर से पक रही थी उसका ड्रॉप से इन किसी न किसी तरीके से होना था, और मैं तो एक और इसके अंदर देख रहा हूं कि अल्लाह करे कि अभी ये सारी चीजें जो है ये डैमेज कंट्रोल का हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि जितनी रिफ्ट या जिस लेवल पे चीजें जा चुकी हैं उसका हल अब यही है इसके अंदर कि एक तो दुआ है और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको एक और एल्डरली रोल प्ले करके, क्योंकि किसी भी मुल्क या सोसाइटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डेकोरम होता है, एक उसकी इज्जत होती है और एक उसका वकार होता है, और इस तरह चौक चौराहों के अंदर डिस्कस करना जो है मुनासिब नहीं है। इस तरीके से उसका डिस्कस किया जाना भी बहुत सवालात को जन्म देता है, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर इस तरह के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लेकिन हम यहां पे बैठ के ये हमारे लिए भी अफसोस का मकाम है कि हमें इन इश्यूज के ऊपर पब्लिकली बात करना पड़ रहा है। रफीक रजवाना साहब, हम पाकिस्तान में ये सोचते थे कि सियासी इस्तेहकाम कब आएगा पाकिस्तान में, जितनी रिफ्ट पैदा हो चुकी है, जितने नजरियात मुखालिफ हो चुके हैं और शिद्दत पसंदी आ चुकी है, और आज के पैनल को भी जब फाइनल किया जा रहा था तो डिसीजन हमारा यही था कि पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शाम गए इस खबर का आना और उससे आप ये देखिए कि 125 मुमालिक में भी हमारा कहीं निजाम इंसाफ का नंबर नहीं आता, और इस तरह की खबरें बाद में फैलेंगी जिससे रिफ्ट के सवालात जन्म लेंगे, तो उसका असर इस सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच जी। आज का दिन अगर तारीख के पिछले अबवाब खोले जाए तो ये उसी का तसलसल है
और अफसोसनाक भी है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, सीनियर आदमी हूँ। मुझे भी दुख हो रहा है कि हमने जिस जमाने में वकालत शुरू की तो उस जमाने में कोई सिविल जज के बारे में अगर उंगली उठती थी तो लोग बड़े हैरान होते थे। रफ्ता रफ्ता निजाम की बेहतरी की बजाय अबतर होता है। फिर एक वक्त आया जब चौधरी इफ्तिखार साहब को परवेज मुशर्रफ ने माजूल किया और उसके बाद एक तहरीक चली, अदलिया की बहाली की तहरीक तो वो चल गई। तो उसके बाद जज साहब रेस्टोर भी हो गए। उसके बाद आप मुसलसल आप सियासी केसों में ऐसे फैसले देख लें जो किसी के हक में या किसी के खिलाफ है, वो कैसे हुए, कहाँ से हुए और उसके नताइज क्या। फिर इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर देख लें, हुकूमतों पर कब्जा, मार्शल लॉ को जायज़ करार देना। और जायज़ तो इस हद तक, मुझे याद है मैं एसोसिएट था खालिद अनवर साहब का, सेनेटर भी था जब परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा। और फिर सोसाइटीज़ में सियासी जमातों का रोल देखी। मुझे आज भी याद है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसकी हुकूमत थी तो चारों असम्बली और कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन वसीम सजाद साहब की जानिब से अलग-अलग गालिबन पिटीशन दायर की थी और मार्शल लॉ को चैलेंज किया। तो जब उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी फ्री थी तो उसमें जब जवाब आया तो पॉलिटिकल पार्टीज के जवाब में लगी हुई थी तस्वीरें, देखे पक रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं। मुझे अब भी याद है अदालत में सवाल किया खालिद अनवर साहब से कि ये तो बड़ा मकबूल मार्शल लॉ है कि सियासी जमातें तो मिठाइयाँ खा रही, सियासी जमातें तो देगे बांट रही। तो मुझे आज भी लफ्ज याद है। तो उसके बाद चलते चलते आइन में तरमीम की इजाज़त भी मिल गई। उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ के केसेस देख ले, यूसुफ गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सजा दी गई उसको देख ले, और इस तरह से चलते जाए तो एक तसलसल है। अब देखना ये है कि इस निज़ाम को माशरे ने सुधारना है, अदल को नहीं। अदल के निज़ाम को, जो निज़ाम अदल का हिस्सा है वहाँ बैठे हैं, उन्होंने सुधारना है। कभी हमारे याददाश्त में नहीं है कि इतनी डिस्कशन मीडिया में होती थी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के बारे में और फैसलों के बारे में, क्योंकि फैसले बाज़ औक़ात इतने मुतनाज़े आते हैं कि बोलने की गुंजाइश होती है। और इस तरह से होते हैं कि लोगों को मियां नवाज शरीफ को ताहयात नायल कर दिया, उसी बुनियाद पर उन्होंने कहा जी कि पार्टी के सदर नहीं रह सकते, उसी बुनियाद पर कहा कि ये टिकटें नहीं बांट सकते। और सेनेट का इलेक्शन होने वाला था तो लोगों के निशानात वापस हो गए और लोगों ने सेनेट का इलेक्शन जो है आज़ाद असलियत से लड़ा। तो बड़ी हिस्ट्री। आज की बात पे आ जाते हैं, उससे पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफे पे आ जाते हैं। मैं क्योंकि अदालत का हिस्सा हूँ, इस निज़ाम अदल का बतौर एक वकील हिस्सा हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे। मैं भी छोटी अदालत का एडिशनल सेशन जज रहा हूँ, मगर बात यह है कि ये इतनी बड़ी अदालतें हैं, उनके बारे में इतनी बहस हो रही है और ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब एक कंप्लेंट आ जाए और रेफरेंस आ जाए और उसको प्रोसीड किया जाए तो क्या जज साहब इस्तीफा दे दे तो बात खत्म हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो जाती है। मगर अब ये मुतालबे आने शुरू हो गए कि उन इल्जामात का क्या होगा और वो लोगों को क्या हम बताएंगे कि वो इल्जामात में कितनी सदाकत है। इस पर मैं मिसाल दूंगा, काजी फायद ईसा साहब ने जिस जवामंदी से, हिम्मत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फेस किया और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस को चैलेंज किया और खुद बतौर एक साइल के उन्होंने बहस की। तो मैं उस वक्त कहता होता था बाहर में, सुप्रीम कोर्ट बाहर में बैठ के, देखिए ये निज़ाम अदल है कि अपने ही जजों के सामने अपने ही जज जो है, सीनियर जज अपने ही जज जो है वो वकील बन के खड़े। और फिर उसके बाद आपको पता है फैजाबाद धरना केस का बैकग्राउंड, सारा कुछ, और काजी फायद ईसा साहब को कैसे निशाना बनाया गया, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रखें तो फिर बात ये है, मुझे एक चीज़ का बड़ा मजीद भी दुख है कि जब काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस को गैर आईनी करार दिया गया, कहाँ गया वहाँ का उस वक्त का वजीर कानून इमरान खान साहब ने कहा मेरे से गलती हो गई, सदर पाकिस्तान ने कहा कि मुझे जैसे आया था मैंने तो वैसे भेज दिया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो
उसके बाद फिर अफसोस ये है कि साथ ही एफबीआर को हिदायत की गई कि आप उनकी जो मोहतरमा उनकी बेगम साहिब आया उनके जो है ना आप एसेट्स और सारी चीजों को आप स्क्रूटनाइज करें। तो फिर वो खातून एफबीआर के धक्के खाती रही, एहतराम के काबिल है हमारे। तो ये हो क्या रहा है, आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी क्या तासुर ले रहा है कि ये मेरी अदालत उज़्मा है, ये मेरी अदालत है जहां मैं अपने इंसाफ के लिए जाता हूं, जहां के जज अपने इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं, अपने इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। अब आगे बात इल्जामात की जो जुडिशल रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस आया उसके इल्जामात की बात। जिन लोगों ने इतनी इतनी दस्तावेजात लगाई हैं, जिन लोगों ने इतने इतने सबूत लगाए हैं, उसकी कोई तो बात होनी चाहिए, माशरे को पता तो चलना चाहिए। अगर उस आदमी ने गलत बयानी की है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सेक्रेट काउ वाली बात जो है अब पाकिस्तान में नहीं चल सकती और फिर खौफ खुदा होना चाहिए। ठीक, आपका इस पे मौक़िफ़ आया। मैं अगले राउंड में इस बारे में आपसे मज़ीद सवाल भी करूंगा। शर्मिला फारूकी साहिबा, बतौर सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना है, सिस्टम को बेहतर करना है, तो सियासी जमातें ही वो एक लाहेअमल देती हैं जिसके बारे में अवाम उसे बाय करते हैं और फिर उसी की तकलीद करते हैं। तो आज की इस रिटायरमेंट के ऐलान के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा, कहा गया कि इन 2 जजेस की वजह से ही पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी थी। जब वो सेटिंग थे तो उस वक्त बात नहीं हुई, इस्तीफा दे दिया तो बातें होना शुरू हुई। ये रिवायत जो है ये हमें कहां तक लेके जाएगी? शुक्रिया यासिर साहब। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में एक तो जहां एक तरफ सियासी बेचैनी है, सियासी गैर इस्तेहकामी है, दूसरी तरफ माशी बहरान से हम गुजर रहे हैं। फिर इलेक्शन के हवाले से जो एक बेयकीनी है वो आज तक मौजूद है। आज भी वर्ल्ड बैंक का बयान आया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से बेयकीनी है वो गैर मुनासिब है और उससे जो सरमायाकारी है वो मुतासर हो रही है। ये बयान आज का है। अब हम देख रहे हैं वो इदारा जो सबसे हाईएस्ट फोरम है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराम करने के लिए, उस इदारे के अंदर भी एक भूचाल सा आ गया है। अच्छा, अब जजों के बारे में क्या कहना क्या नहीं कहना, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी है, अदालतें, अदलिया, जज साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम होने चाहिए। हम उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारी आरा दूसरी हो सकती है, लेकिन किसी भी शख्स की तज़हीक करना, चाहे वो जज हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी और इदारे में हो, ये गैर मुनासिब है। हम अपने ही इदारों को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 28-29 दिन पहले इलेक्शंस के हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? हम सियासी जमातों के मंशूर को डिस्कस नहीं कर रहे, हम आवाम के मसाइल को डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए और किस तरीके से उनको मुनसिफाना और आज़ाद बनाया जाए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लाँ जज ने इस्तीफ़ा दे दिया तो फ़लाँ जज ने ये किया, फिर उसकी जो पीछे उसके जो जजमेंट्स आए हैं उस हवाले से वो किस किन चीज़ों के अंदर, वो किस बेंचेस में वो बैठे थे, क्या थे, आइंदा क्या होगा। अब ये वो इदारा है जो आज भी बहुत से लोगों को इंसाफ देने का मजाज है। पीटीआई को ले लीजिए, बार बार अदालत जा रहे हैं बल्ले के निशान के लिए, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स जा रहे हैं जिनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं। इलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें अदलिया का अगेन एक बहुत अहम किरदार है। लेकिन वो तमाम चीज़ें एक तरफ, अब ये मज़ीद एक बहरानी कैफियत आ गई है अदलिया के अंदर जिसको हम कई दिनों तक डिस्कस करते रहेंगे। अवाम कहाँ है इस सारे मामले के अंदर? किसी को, ये जो गरीब आदमी है ना, जिसको खाने को अब एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, जो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा, उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं है किस जज ने रिज़ाइन किया और क्यों किया, जुडिशल काउंसिल में कौन अब बैठेगा, आइंदा का चीफ जस्टिस कौन होगा, उसको सिर्फ इस वक्त ये गम है, तकलीफ है और ख्वाहिश है कि ऐसे लोग आ जाएं, इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शंस हो जाएं जो आके इस मुल्क में इनके मसाइल का हल करें। अगर आप इलेक्शन का माहौल की बात कर लें तो आप देखें कि इलेक्शन का माहौल किधर है, ये कौन सी गहमा गहमी है, कौन सी जमात है जो इस वक्त मैदान के अंदर है?
पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो अवाम में जा रही है, जलसे कर रही है, जुलूस कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, मंशूर अपना सामने लेकर आई है। इस वक्त तो कंपैरिजन होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के मंशूर से, पीएमएलएन का मंशूर तो एमक्यूएम का मंशूर तो जेयूआई का मंशूर। मंशूर ही नहीं है जी, मैनिफेस्टो ही नहीं है। प्रोग्राम के आपस में बैठ के खबरें क्या आ रही हैं यासिर साहब जी? बिल्कुल। अब डिस्कशन क्या हो रही है कि पीएमएलएन ने आईपीपी के साथ 18 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर आवाम की बात कौन सी हो रही है? यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जनाब अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम किस तरीके से महंगाई को कम करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल होगा इस मुल्क के अंदर? क्या बता रहे हैं वो? अवाम तो इंतजार में है कि भाई हमें तो बताओ हम किसको वोट दें। अब या तो मामला तय हो चुके हैं, मैच फिक्स्ड है जिस तरह, क्योंकि क्लेम तो यही है ना इनका कि हम तो 125 सीटें ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे, कहां से ले जाएंगे? उसका जवाब रफीक रजवाना साहब से जरूर लेते हैं। मैंने इब्तदाई तौर पे ये बात की थी कि मौज़ूआत आज कुछ और होना चाहिए थे, लेकिन बदनसीबी कह लीजिए कि हमें इन मौज़ूआत के ऊपर बात करना पड़ती है। अवाम के मसाइल के ऊपर ही बिलखुसूस बात होना थी। हाफिज एहसान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं बन सकता बल्ले के केस में। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान साहब, अगर मैं मुबालगा रही से काम नहीं ले रहा, तो उन्हें इस केस में हायर किया गया है। पीटीआई के पास ऑप्शन क्या होगा और इलेक्शन कमीशन का केस कितना मजबूत है? देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट और प्रेरोगेटिव है कि उसको वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो कंडीशंस है किसी भी पार्टी के एनलिस्टमेंट के लिए और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाने के, और उस इलेक्शन करवाने के बाद जो सेक्शन 209(3) के अंदर उनका मैंडेट है कि आपने वो जो इलेक्शन आपके पास रिजल्ट्स आए या जो आपको सर्टिफिकेट जमा करवाया जाए पार्टी हेड की तरफ से, आपने उसके बाद एक प्रोसेस करके इशू करना है। और अगर वो प्रोसेस जो है लॉ ये कहता है कि उसको फॉलो नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 215 के नीचे जाके इलेक्शन सिंबल जो है उसको विड्रॉ कर लेता है। अब अगर इस केस की हिस्ट्री देखें तो 2021 से ये मामला चल रहा है और किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का इतना कन्फ्रंटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इस इशू पे नहीं रही कि एक इंटरनल प्रोसेस है, आपने फॉलो करना है, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई ऑब्जर्वेशन देती है आप उसे दूर करें और दूर करके इस प्रोसेस से निकल जाएं। लेकिन ये 2021 से जब चलता आ रहा है और इसका क्लाइमेक्स जो था वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता गया तो फिर आपने ये देखा कि कभी ये हाई कोर्ट, कभी फिर उसके बाद दूसरी जगहों पे, कभी इलेक्शन कमीशन के आगे, और जब ये मामला 2022 से 2023 के अंदर एंटर हुआ और आप देखें कि उस वक्त इलेक्शन का एक प्रोसेस जो था वो डिमांड थी पीटीआई की कि इस मुल्क के अंदर होने चाहिए, और उन्हें इस चीज का भी पता था कि जितनी देर तक हम 209 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे हमें इलेक्शन सिंबल नहीं मिल जाता। तो वहां के ऊपर भी जो था, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी वो लीगल स्ट्रैटेजी के ऊपर भारी होती गई और उसका रिजल्ट ये निकला कि 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि आपने ये जो इलेक्शन करवाए थे जून 2022 के अंदर वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, हम आपको एक टाइम देते हैं 20 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएं और वो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है आप पूरी करें ताकि हम आपका केस सेक्शन 209 या सेक्शन 215 के मुताबिक प्रोसेस करें। अब उस ऑर्डर को जो था इंप्लीमेंट इन्होंने किया, 2 दिसंबर को इलेक्शन करवाए, 4 दिसंबर को इन्होंने एक सर्टिफिकेट जो है पीटीआई ने जमा करवाया कि जी ये है। अब जब उसको इंटरनली देखा और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस भी आई तो उन एप्लीकेशंस के बाद जब हियरिंग आई तो पीटीआई ने खुद एडमिट किया कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो भी ठीक नहीं है, जनरल सेक्रेटरी जिसने अपॉइंट किया उसकी भी ठीक नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो उन्होंने रिकॉर्ड पहले जमा करवाया हुआ था उसके अंदर उनका फेडरल इलेक्शन कमिश्नर कोई और था, और ये सारी चीजें उन्होंने कंसीड की और वो उस ऑर्डर का हिस्सा है जो 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। अच्छा हाफिज साहब, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कमजोर था तो किन बुनियादों के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला?
देखें उन्होंने इस लेवल पे लेके गए हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो इतना इंटरनली जाके इन चीजों को ऑब्जर्व करना नहीं है। बट वो बात तो उस वक्त मुनासिब आएगी ना कि जब आपके सामने एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी गलतियों को तस्लीम ना करे। अब किसी भी जगह आप अदालत के अंदर जाएं और आप उन्हें ये कहें कि जी बिल्कुल हमने गलत काम भी किया है, इसके अंदर लीगल लैप्सेस भी हैं, लेकिन आप मुझे रिलीफ दे दें, तो ये कभी भी इस तरह नहीं होता। यहाँ तो ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर खड़े रहें कि जी हमारा बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत है। लेकिन एक तरफ आप कंसीड करें और दूसरी तरफ आप कहें कि हमें वो सर्टिफिकेट इशू दिया जाए, तो ये वो चीज ऐसी है जो कल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग आएगी वो ये इशू बनेगा, उसमें यही डिस्कस किया जाएगा। ग्राउंड आपको कमजोर लगती है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका एतराफ कर रही है तो उनके फेवर में नहीं जाएगी। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन इश्यूज के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्राउंड्स इस वक्त कमज़ोर हैं बल्ले के निशान को लेके, लेकिन इसके साथ पहले शर्मिला फारूकी साहिबा ने जिस तरीके से बात की कि आज बहस क्या होनी चाहिए थी, किन मौज़ूआत के ऊपर बात होनी चाहिए थी और नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए था, अवाम को बयानिया जो बताना है और उसी बयानिए को मंशूर बना के आगे हिकमत अमली को तरतीब देना है, तो कितनी पॉलिटिकल जमातें इस वक्त हैं जो मैदान के अंदर अपने मंशूर को लेके उतरी हुई हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक ये ना तय कर सकी कि किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किसको कहां पर फिट करना है, लेकिन इससे पहले तो तय ये होना चाहिए था कि मंशूर हमारा क्या होगा। मंशूर को लॉन्च किया जाता, फिर बताए जाते हैं कि इसी मंशूर को ये कैंडिडेट्स हैं जो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक मंशूर को पेंडिंग रखा गया और गालिबन 15 तारीख को मंशूर जारी होना है। तो मंशूर जारी ना होने की वजूहात क्या है? देखें जी, मंशूर जो है उसकी बड़ी जो है ना कंसिडरेशंस होती हैं और बड़े मशावरत होती है। मंशूर की जल्दी नहीं होनी चाहिए, मंशूर कलेक्टिव विजडम के बाद आना चाहिए। और उसमें अगर कोई जमात समझती है, अभी बात हो रही थी कि नून लीग ने ये नहीं किया वो नहीं किया, अगर पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है तो आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो किसी के काम पे एतराज नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब मंशूर की बात है, वो तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह आ जाएगा नंबर 1। अब सीट एडजस्टमेंट या और चीजें हैं, ये पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो चलनी है वो बाहर की मशावरत से तो नहीं चलनी। दिस इज इंटरनल सिस्टम ऑफ माय पार्टी। उन्होंने देखे इतना बड़ा पार्लिमानी बोर्ड था, इतने बड़े पार्लिमानी बोर्ड ने हर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया, कितने दिन लग गए, हेडेड बाय मियां नवाज शरीफ साहब। तो अब हमारा एक सिस्टम है भाई, आपको सिस्टम अगर आपको पसंद नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने कैसे टिकट बांटी है जी, किस किस को टिकट दिया जी, ये देर कर दी, दैट इज देयर ओन इंटरनल अफेयर। हाँ, ऐसा काम जो मेरी पब्लिक को मुतासर करता है और मैंने डिले कर दिया है वो अपनी जगह पे। मंशूर 2 दिन बाद भी आ जाएगा तो अवाम ने मंशूर के मुताबिक सोच समझ के वोट देना है हर पार्टी को, जिसके मंशूर से वो मुत्तफिक होगी, जिसके मंशूर से समझेगी शायद ये डिलीवर कर सके। सिर्फ मंशूर की बात नहीं है, वो पिछली परफॉर्मेंस भी देखेंगे, बैड परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें देखेंगे। तो 4 दिन बाद जो है ना मंशूर आने वाला है, वो आ जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी फिक्र ज्यादा है। आपकी मेहरबानी है कि पीपल्स पार्टी भी हमारे बारे में माशाल्लाह फिक्रमंद है, आई एम थैंकफुल टू देम, और बाकी लोग भी फिक्रमंद है। और बाकी सीट एडजस्टमेंट की बात है, ये कोई इतना लंबा काम तो नहीं है। एमक्यूएम के साथ दो एक सीटों का या 3 सीटों का, चले वो सीट एडजस्टमेंट पीएमएलएन को किस हद तक डैमेज करेगी? उनके साथ भी आईपीपी के साथ भी सेटलमेंट तकरीबन हो गया है और उसमें एडजस्टमेंट होगी, हमारी टिकटें जारी भी हो गई, कैंडिडेट फाइनल भी हो गया, हमारा तो काम खत्म हो गया। अब जलसों को शेड्यूल आ गया, अब जलसे कर रहे हैं। अगर किसी को इसमें डिसएडवांटेज है, मैं रजवाना साहब आपसे इस बारे में एक सवाल करना चाहूँगा, लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा की उस पर राय ले लूँ। शर्मिला फारूकी साहिबा, दानियाल चौधरी साहब कल प्रोग्राम में थे, उनसे भी मंशूर के हवाले से मैंने सवाल किया, जो उर्फ़े आम में अब सवालात चल रहे हैं, तो जवाबन उन्होंने ये कहा कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही तो है जिसके पास बताने के लिए है कि हमने ये किया है, दीगर जमातों के पास तो बताने के लिए नहीं है।
वो मंशूर अपना इसलिए पहले से लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारा मंशूर तो पहले से ही फाइनल है, उसको एक हतमी शक्ल देनी है, वो कुछ दिनों बाद दे देंगे। यासिर साहब, मैं इस पे क्या कहूँ, बस दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। अगर इनके पास बताने को बहुत कुछ होता और दिखाने को भी बहुत कुछ होता और आवाम में इनकी पजीराई होती, तो फिर ये आईपीपी के साथ जाके सीट एडजस्टमेंट ना करते। 18 सीटें खाली छोड़ दी इन्होंने, आईपीपी को दे दी हैं। वो तो कहते हैं बवजह मजबूरी हमें करना पड़ा, क्योंकि माजी करीब में आप लोग भी उसी जमात का, उसी हुकूमत के हिस्सेदार थे, जिनकी वजह से वो हुकूमत बनी। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि मियाँ साहब के छोटे भाई थे ना हुकूमत के वजीर आजम, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्होंने नहीं की जो मियाँ साहब आके कर देंगे? ऐसा क्या रिलीफ है? कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे बेरोजगारी कम करेंगे, कैसे गुर्बत का खात्मा करेंगे, बताएं तो सही। अब अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं सीपैक का, तो आप तो उसके बानी है ही नहीं, वो तो क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। अगर आप इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने का क्रेडिट लेते हैं, तो वो हर कोई जानता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके बानी है, ये क्रेडिट उनको जाता है और वो फांसी भी चढ़ गए। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इनके पास अनफॉर्चुनेटली कहने को कुछ नहीं है। देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी अपने स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। पंजाब में इनको सीट एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो कहते हैं पंजाब पेरिस है, तो इनको तो अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए था ना। वाह, 15 साल बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मियाँ साहब खुद चल के चौधरी शुजात के घर चले गए 2.5-3 सीटों के चक्कर में? क्या हुआ ऐसा? कहीं तो कोई मसला है ना। अगर आप कहते हैं आप इतने पॉपुलर हैं, आप तो अवामी में नहीं जा रहे। मैं अगर इतनी पॉपुलर होती और मेरे पीछे इतनी फॉलोइंग होती, मैं तो रोज जलसे करती, मैं रोज अवाम में बैठती, मैं रोज वो मंशूर की बात करती कि मैंने ये किया था, आज मैं ये करूंगी, मैंने फलां चीज दी थी, अब मैं ये दूंगी। व्हाट इज इन योर क्रेडिट? बात यह है कि जब आपके पास बेचने को कुछ नहीं होता ना, तो फिर आप क्या करें? किस तरीके से, किस मुंह के साथ आवाम के अंदर जाएं? 4 साल आप नारा लगाते रहे वोट को इज्जत दो, लेकिन जब से वापस आए आप तो वोट मांगने ही नहीं गए आवाम से, और आप कह रहे हैं हम 125 सीटें ले जाएंगे, हम वजीर आजम हैं। मियाँ साहब आवे अच्छी बात है, आवाम के वोट से आए तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं और मियाँ साहब को वोट मिल जाता है, तो हम खुद उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं, आरओ का इलेक्शन हो गया और विक्ट्री स्पीच पहले ही दे दी गई। ये नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। फिर बेचैनी होगी, फिर गैर इस्तेहकामी होगी, फिर यही होगा जो आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी नहीं होगी तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा। तो खुदारा इलेक्शन लड़ें, हमसे ना लड़ें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। आपके दुश्मन होनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत। पीपल्स पार्टी आपके दुश्मन नहीं है। एक अच्छी सलाह है पीपल्स पार्टी। आप लड़े इलेक्शन, हमसे ना लड़ाई करें। पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान किया है कि पंजाब में हमारे मुकाबला किसी जमात से नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ये कहती है हमारा मुकाबला महंगाई के ऊपर है। तो इसका जवाब तो मैं रफ़ीक रजवाना साहब से लूँगा। हाफिज़ एहसान साहब, कल केस लगा हुआ है और कल केस का अगर फैसला नहीं आता, मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं, फैसला नहीं आता तो 13 तारीख को निशानात अलॉट होने हैं। क्या केस के फैसला आने तक निशान को रोका जा सकता है या फिर उससे पहले निशान जारी करना होगा? यासिर, इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर जो 13 जनवरी है वो इसलिए कट ऑफ डेट है कि उस दिन इलेक्शन सिंबल्स जो हैं वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी मिलने हैं, और जो कैंडिडेट्स अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट का या जनरल सेक्रेटरी का या कोई भी उनका जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसका सिग्नेचर्स लेके आएंगे उनको देने हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपने वो लिस्ट फाइनल करनी है तो उसके बाद जो बैलेटिंग की पब्लिशिंग होनी है और ये प्रोसेस फिर चलना शुरू हो जाता है। तो अब उसके अंदर ये है कि फौरन 13 को नहीं, इसका मतलब ये है कि बात आगे नहीं जा सकती। 14-15 को वो सारी लिस्टें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को भेजेगा और जहां से उन्होंने बैलेटिंग उसको पब्लिश करवाना है या छपवाना है वो सारा उसका करेगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस कंट्रोवर्सी है इसको 13 से पहले डिसाइड करेगी। असल इशू ये है, और मुझे लग रहा है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको ईदर वे या एक आध दिन का नोटिस करके इसको रिजॉल्व कर देगी, चूंकि पीटीआई भी यही चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी जो है 13 से पहले खत्म हो। और आपने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर वो मामला जो इलेक्शन कमीशन का है उसको टॉप प्रायोरिटी पे हल करते हैं। चाहे पंजाब के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर्स का फैसला आया
तो आपने देखा कि 15 दिसंबर को जब वो आया उसी दिन फिर शेड्यूल भी जो शाम को जारी कर दिया गया। उसके बाद डिलिमिटेशन का आया, चीफ जस्टिस से उसको स्पॉन्टेनियसली जवाब दिया। फिर उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर का ये 2 जनवरी को जो आया कोहाट वाला, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उनके कमेंट्स है, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती कि कोई ऐसी इलेक्टोरल जो कंट्रोवर्सी है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाए और उसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज आए जिससे डिले आए। तो ये इसीलिए देखा है कि आज वो गई है, फाइल हुई है, ऑब्जेक्शन रिमूव है, कल इसको सुना जाएगा, नोटिस होंगे। और सवाल सिर्फ इतना ये है कि क्या पीटीआई ने जो सर्टिफिकेट जमा करवाया है इलेक्शन करवाने का इंटर पार्टी का या नॉमिनेशन जो उन्होंने दी है वो सेक्शन 209A के मुताबिक है या नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 209(3) के मुताबिक एक्ट अपॉन किया है या नहीं किया। तो ये 2 सवाल है। और दूसरा जो आपका पहला था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर पार्टी बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और एक पॉलिटिकल पार्टी का, उनका एज ए रेगुलेटर उन्होंने काम किया है, उन्होंने एज ए पार्टी के तौर पर उसको लिस्ट करवाया है। तो ये चीजें जो है लोकस स्टैंडर्ड का, लेकिन उसमें दरखास्त गुजार कोई और था, अकबर एस बाबर दरखास्त गुजार थे। नहीं, वो जो आए थे उनका जो लोकस स्टैंडाई है, ये जो प्राइवेट लोग हैं उनका बिल्कुल नहीं है ऐसा वोट, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मैंडेट है कि वो अगर कोई पार्टी ना भी आए तो उसने सेक्शन 209(3) के मुताबिक एक प्रोसेस करना है। अब ये है कि चूंकि वो लोग आए, उन्हें सुना गया, अगर आपके बाप आके कोई एप्लीकेशन दे तो डेफिनेटली आप सुन लेते हैं, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये अकबर एस बाबर या दूसरों की वजह से नहीं हुआ। ये फैसला इलेक्शन एक्ट के अंदर एक वर्किंग रिलेशनशिप या लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व किया। और मेरा ख्याल ये है कि इस फैसले के बाद कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी आएंगी जो डेफिनेटली इस मुल्क के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी वीक करेंगी, मजबूत करेंगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट है उसको भी एलेबोरेट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होगी कि जो भी कल फैसला आए, किसी भी फरीक के फेवर के अंदर आए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इन फैसलों के ऊपर जो हमने क्रिटिसिज्म शुरू किया हुआ है और अपनी मर्जी का फैसला आए तो हम तनकीद बराए तनकीद वाला इस वक्त जो कल्चर चल चुका है उसकी नफी होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन वो भी किसी हद तक। उसके बाद मौजूआत को खत्म कर देना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन इश्यूज के ऊपर मजीद बात की जाएगी। नाजरीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। रफ़ीक रजवाना साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि उन मौज़ूआत पे बात हो सकती है कि जिससे कोई मुतासिर हो, पब्लिक मुतासिर हो, पब्लिक में कारकुनान भी आते हैं, कारकुनान के सेंटिमेंट्स भी हैं, जिनकी वफादारियां हैं पार्टी के साथ, वो ये चाहते हैं कि पार्टी उनको माने, वो पार्टी को माने। अब जिस तरीके से PP 64 है, शुएब भट्ट थे और उनकी सिफारिश खड़े होकर बाकायदा तौर पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने की और उन्होंने कहा कि मैं नहीं शाहिद हूँ, मैं इन लोगों के घर गया, इनकी फैक्ट्रीज बंद की गई और इंतकामी सियासत में इन्हें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टी के साथ खड़े रहे। उन्हें टिकट नहीं मिला, फैसलाबाद में देख लें, नवाब शेर वसीर देख लें, तलाल चौधरी देख लें, राना एहसान अफजल देख लें, गुजरांवाला में सरदार मनसब डोगर थे जिन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया जब गुजरांवाला में तकरीर की थी मियाँ साहब ने, और उन्होंने क्या अलकाबात दिए थे मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकता। उन्हें टिकट दे दिया गया, दानियाल अजीज साहब को नहीं दिया गया। उन्होंने फिर बबांगे दोहल ऐलान कर दिया मैं और मेरी बीवी जो है वो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह पार्टी अंदरूनी तौर पर कमजोर नहीं होती जब आपको सीट एडजस्टमेंट पर जाना पड़े। आपने मेरे से पूछा, मुझे आपकी आवाज सही सुनाई जी जी रफीक रमजाना साहब, आप ही से सवाल। बातें मैंने सुनी दानियाल अजीज साहब की। इससे पहले मैं ये मुनासिब समझूंगा एक लफ्ज में ही जवाब दे दूं, मोहतरमा काबिल एहतराम है कि कोई प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाए बगैर भी कभी कर लिया करें, मेरी रिक्वेस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, हमसे ना लड़े। बाकी हम जाने, हमारी पार्टी जाने, हमारा मंशूर जाने। महंगाई के ऊपर बहुत सी बातें हो सकती है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बजाय आवाम को सही सिमत की तरफ ले जाए और हकीकत बताएं। बाकी इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा।
अगर हम इसी तरह तनकीद देखें, अपने माल की अच्छाई बयान करें, अपनी प्रोडक्ट की अच्छाई बयान करें, किसी की प्रोडक्ट खराब है, ये सही है या गलत है, वो आवाम को जांचने दो। शुक्रिया, नाराज भी ना होना, माजरत खा हूं। बाकी आपने अब बात की, देखे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि देखे कितनी सीटों पर ये कोई इख्तलाफ हुआ है। पुराने वर्कर हैं, पुराने काम करने वाले लोग हैं। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मैं माशाल्लाह 35-38 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ, एक सीनियर कारकुन भी हूँ माशाल्लाह, 2 दफा सेनेटर रहा और बाकी ओहदा भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका आई एम थैंकफुल टू मी नवाज शरीफ साहब। मगर कल जब फैसले हुए तो मेरा बेटा जो लम्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लॉ ग्रेजुएट है, वकील है, पिछले इलेक्शन 2018 में इलेक्शन लड़ा, उसको रिजर्व टिकट नहीं दी गई, एक नए आने वाले को दे दी गई है। अब पार्टी के फैसले हैं, अभी मेरे पास डेरे पे लोग इकट्ठे हैं, ये क्या फैसला हो गया। तो ये सियासी फैसले होते रहते हैं, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, अपने लीडर का एहतराम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रिएक्शन हर किसी का अपने अपने अंदाज से होता है। मेरा रिएक्शन ये है कि जी मुझे दुख भी हो, नाराज भी हूँ मैं, मगर मेरी पार्टी है, मेरा पार्टी डिसिप्लिन है, आई हैव टू फॉलो। और कंपैरिजन भी करें तो शायद मेरा बेटा, मैं कुछ नहीं कहता, इस बात को छोड़े, ये मेरा पर्सनल केस हो जाएगा। वो दानियाल अजीज साहब है, उनका एक पर्सनल फैसला है, वो समझते हैं कि मैं मुस्लिम लीग का ज्यादा पॉपुलर आदमी हूँ, आजाद लड़ूंगा, शायद मैं जीत जाऊंगा, मगर इस तरह से पार्टी को नुकसान होता है। और इन सूरत हाल से निपटने के लिए उससे पहले चाहिए पार्टी को, पार्टी लीडरशिप को, जहां कहीं ऐसे बड़े इख्तलाफात हैं उनको बिठा के बात कर ली जाए, रिजॉल्व करवाना ही बेहतर होता है। बसूरत दीगर पूरी पार्टी के ऊपर उसका असर पड़ता है और लेबल उसका एक लग जाता है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं रजवाना साहब आपकी तरफ आता हूं। सीनियर सियासतदान ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलोच साहब, बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, मंशूर के हवाले से, अगले इलेक्शन के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं पे अब हम देख रहे हैं इस दौर के अंदर कि शिद्दत पसंदी भी जन्म ले रही है कारकुनान में, और वो लीडर्स की तरफ से या तो उसकी तरवीज की जाती है या मामला कोई और है। एक तरफ आपके एक रहनुमा को पेशावर हाई कोर्ट में सामना था तौहीन अदालत का, दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट के अंदर आपके कारकुनान की जानिब से PTI के एक उम्मीदवार फजल खान के ऊपर बाकायदा तौर पे इहाते में तशद्दुद किया गया है। तो ये किसी भी जमात के कारकुन की तरफ से हो काबिल मजम्मत भी है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर तर्ज सियासत क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, हम तो प्यार की बात करने वाले हैं, हमेशा मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं। हम तो अदम तशद्दुद वाले हैं, हमें तो ये दाना दिया जाता है कि हम अदम तशद्दुद वाले हैं। हमने तो हर तशद्दुद की मुखालफत की है। ये उसमें जो वो PTI का आदमी था, उसने दरख्वास्त दी थी इमरान खान के खिलाफ, और फिर वो उसमें हाई कोर्ट में बुलाया गया। तो हम लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे, सुबह बहुत से लोग थे, तो उसके साथ में तो जब वो निकले तो उन्होंने कुछ बात की, तो जिस पर हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसके साथ बैठा हुआ था इमरान खान के पास, और हमारे दोनों से ठीक बैठे थे, और हम बस उसके ऊपर लोगों ने उसको साथ थप्पड़ वप्पड़ मारे। लेकिन यह कि अच्छा नहीं किया, मैं नहीं कहता कि मेरा हमारे आदमी जो किया गलत किया। अगर उसने को गाली वाली भी दी है तो खैर परवाह नहीं, लेकिन हमारे आदमी जो कुछ किया, जो गलत किया, अच्छा नहीं किया, हम इसके हक में नहीं, हम इसके खिलाफ है इस बात से जो ऐसा हुआ। तो अच्छा बिलोर साहब, जहाँ पर देखा जाए आप लोग भी वहीं पे कैंपेन कर रहे हैं, JUIFA भी वहीं पे कैंपेन कर रही है। JUIFA कहती है कि हमारे लिए सिक्योरिटी मसाइल हैं, हम कैंपेन नहीं कर सकते। आप इस मौक़िफ़ की किस हद तक तायीद करते हैं? और दूसरा ये कि क्या आपको भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं कैंपेन में? मैं तो सिक्योरिटी में से मेरे ऊपर तो ब्लास्ट हुआ था, मुझे ब्लास्ट हुआ, मेरी गाड़ी पासपोर्ट से चली गई थी, फिर नीचे गिरी, मेरा ड्राइवर शहीद, मेरे गनमैन शहीद, मेरे साथ मेरा एक साथी बैठा था, उसके 4-5 महीने सर्जरी का नाम है, वो उस पर बैठा रहा, वो 4-5 गिरा, जख्मी था, इतना बुरी था। और अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल बताया, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा भाई शहीद हुआ है, मेरा भतीजा शहीद हुआ है। मैं तो मेरे घर में तो सादतों का हिसाब है, अब बहुत से लोग हैं जिनके घर की एक मुर्गी भी नहीं मरी, मेरे घर से 3 जनाजे उठ चुके हैं। तो हमने हमेशा क्या लिखा, हम यही है कि मैं इतना खतरा पैसा रहा था, मैं धमकियाँ मिलती थी। मुझे एक दफा अफगान मलिक वजीर थे, उन्होंने मुझे रात में 1 बजे 1:30 बजे उठा के कहा कि मैं भी
मेरा बहुत सा काम है, मैं जाऊंगा अपने दफ्तर, तो हमने कभी इसकी परवाह नहीं की। लेकिन ये कि वहाँ पर रहमान को तकलीफ है, पता नहीं कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़ गए हैं। मौलाना रहमान तो शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है, और वो ऐसे भी नहीं कि वो तशद्दुद वाला नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती कि उसका क्या गुनाह है। वो तो मारने वाले भी इस्लाम लाते हैं, वो भी तो इस्लाम की बात करते हैं, और उसके खिलाफ लोग कर गए उसको। बिलोर साहब, आपकी नासाज़ियत तबीयत का इदराक है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या इस मौजूदा हालात में आप इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं कि सिक्योरिटी मसाइल को देखते हुए इलेक्शन को डिले कर दिया जाए? JUIF इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। अब इलेक्शन आ गया, इतना करीब आया, तो इसलिए हमने इसको वोट लेट किया है। इसकी जो हमारी पेपर गवर्नमेंट बनी जिसके तो इसके 3 महीने थे, अब कहाँ जाएंगे हम? अब आप भी ना करें तो फिर और काम खराब होगा। हमें जरूरत है इसलिए इलेक्शन की कि आज मेरे मुल्क की इक्तिसादी हालत बहुत बुरी है, तबाही तक पहुंच चुके हैं। ये कोई हुकूमत बने आए और वहाँ के इसको समझाने, हम इस इक्तिसादी हालत को संभालें। इसके तो बस की बात नहीं है। ये निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं है। एक जमहूरी हुकूमत आए और वो आगे संभाले। अपने हमारे माशी हालात जो बन गए हैं, माशी बेरोजगारी है, माशी हालात बुरे हैं और महंगाई है, तो इस चीज को संभालने के लिए एक जमहूरी हुकूमत का बहुत जरूरी है। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरीके से रफीक रजवाना साहब ने कहा कि आप भी इलेक्शन लड़ें और हमसे ना लड़ें, अवाम में जाके अपना नैरेटिव जो है वो पहुंचाएं उन्हें। अगर वो बाय करते हैं तो फिर ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यासिर साहब, हम इलेक्शन ही लड़ रहे हैं और हमने ही ये बात कही है कि 70 साल वो सीधा सियासत को तर्क कर दें, एक ऐसी सियासत को जन्म दें जहां एक दूसरे के साथ चलें, मुल्की मफाद के अंदर काम करें, आवाम के मसाइल हल करें। ये हमने ही कहा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही नारा, जिस पे भी बहुत तकलीफ हो गई बहुत से लोगों को। अनफॉर्चुनेटली ये एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पे तनकीद करना, एक दूसरे को जेलों में डाल के खुश होना, ये सियासत नहीं। इससे आवाम के मसाइल हल नहीं होते, इससे आवाम मजीद पिस जाती है। हम तो अपने मंशूर की बात कर रहे हैं। हम तो पंजाब में आए हैं, पंजाब के अंदर हम ये पैगाम लेकर आए हैं कि हम आपकी भी खिदमत करेंगे। हम तो खैबर पख्तूनख्वा भी गए, हम तो बलूचिस्तान भी गए हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम आवाम के अंदर जा रहे हैं। आवाम की पजीराई हमें हासिल है, हम आवाम के साथ आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। लेकिन जो दीगर जमातें बशमूल PMLN के, वो कहाँ हैं? ना उनका मंशूर सामने आ रहा है, ना उनका कोई जलसा हो रहा है, ना कोई जुलूस हो रहा है, ना कोई वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि मुकाबला हो। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, आपके सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब से मैंने ये सवाल किया था कि लाहौर में बिलावल भुट्टो का इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा जी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपना 100% देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं पंजाब में आया हूं, मुझे तो नून लीग दिखाई नहीं दे रही, यहां पे तो सिर्फ पीपल्स पार्टी। ये हकीकत है ना, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो पीपल्स पार्टी ही है। हमें तो PMLN का कोई रहनुमा, कोई वोटर, कोई वर्कर नजर ही नहीं आ रहा। और वो कैसे नजर आएंगे, क्योंकि उनके लीडर ही नहीं है उनके दरमियान। अभी भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये तो मसरूफ हैं IPP जैसी छोटी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के लिए, चौधरी शुजात के साथ फला। मैं तो समझती थी और मेरी जमात समझती थी कि पंजाब के ना तो न जाने रोज जलसे होंगे और रोज वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हलका है जहां से वो इंतखाबात लड़े, वहां पर तो कोई है ही नहीं वोटर PMLN का। वहां जिससे आप बात करें वो कहता है जी हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। सही। आप इंडिपेंडेंट अखबारात को उठा लें, आप इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल्स के जो वहां पर रिपोर्टर्स जाके बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लिप्स भेज देती हूँ, मैं रजवाना साहब को भी क्लिप्स भेज देती हूँ। वो तो कहते जी बिलावल भुट्टो आए, हम तो उनको वोट देंगे। वो तो बातें बहुत अच्छी करते हैं। हकीकत जो है कि वो आवाम के मसाइल की बातें करते हैं, उनका हल बताते हैं। ये करते हैं कि तमाम जमातें जो हैं वो आवाम की हिमायत, आवाम की बेहतरी के लिए मैदान में उतरे। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, गुलाम अहमद बिलोर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और इसके साथ साथ रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।